गरीब माँ के घर आया अमीर रिश्ता। पंडित जी, यहाँ क्या हमें बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था आपने? नहीं बहन जी, जरा बात तो सुनिए। और क्या बात करूं? सुनो, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। बहन जी जरा बैठिए तो सही, बैठकर बात कर लेते हैं। बैठने की जगह है तुम्हारे घर के अंदर? नहीं बैठ सकती मैं यहाँ, मैं जा रही हूँ। और हाँ, ऐसे गरीब परिवार के साथ में अपने बेटे का रिश्ता मैं कभी नहीं करूंगी। सविता ऐसा कहकर चली जाती है। सविता के जाने के बाद दुर्गेश्वरी रोने लगती है और उसकी बेटी संजना भी। माँ, आप क्यों रो रही हो? रोने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी अमीर घर में ही करूंगी। भोलेनाथ आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे और आपकी बेटी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता आएगा। पंडित ऐसा कहकर घर से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी गरीब माँ कमाने के लिए काम पर चली जाती है। वहीं संजना का एक भाई भी था जो मजदूरी करके पैसे कमाता था। दोनों माँ बेटे मेहनत करके संजना की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ संजना के लिए कई रिश्ते आते हैं और कई टूट जाते हैं। इसी के चलते एक दिन एकादशी वाले दिन वह मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। आज एकादशी है, आज के दिन मंदिर में पूजा करना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। पूजा की थाली लेकर संजना मंदिर पहुंच जाती है, जहां वह भगवान की पूजा करती है और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसे सड़क पर एक औरत जाते हुए नजर आती है। अरे उन्हें क्या हो गया है? किस तरह सड़क पर चल रही हैं, वो भी सड़क के बीचों बीच? कहीं कोई गाड़ी से उनकी टक्कर ना हो जाए। संजना सीढ़ियों से भाग कर उतरती है और फौरन सड़क के बीचों बीच उस औरत को बचाने के लिए जाती है। एक गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली होती है कि इतने में संजना उस औरत को हाथ पकड़कर खींच लेती है। आंटी जी, आप ठीक तो हो ना? अभी आपको चोट लग जाती, एक गाड़ी वाला बहुत तेजी से गाड़ी लेकर आपकी तरफ आ रहा था। अचानक से वो औरत होश में आती है। मैं यहाँ कब आ गई, पता ही नहीं चला। शायद नींद में चलते चलते यहाँ पर आ गई होंगी। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। इस तरह संजना पार्वती को उसके अमीर घर छोड़ती है। ये इतना बड़ा आलीशान घर आपका है? हाँ, ये घर मेरा है। मेरी मदद के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे देती हूँ। पार्वती घर के अंदर जाकर संजना को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन संजना उन पैसों को लेने से मना कर देती है। आपसे मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की थी। मेरा फर्ज था आपकी मदद करके आपको सही सलामत आपके घर पर छोड़ देना। अब मैं अपने घर चलती हूँ। संजना ऐसा कहकर अपने घर के लिए निकल जाती है। ये सब देखकर पार्वती को बहुत खुशी मिलती है। ये लड़की तो बहुत संस्कारी और बहुत साफ दिल की है। पार्वती को संजना बहुत पसंद आती है। वो उस रात संजना के बारे में ही सोचते रह जाती है और यहाँ संजना अपने गरीब भाई और माँ के साथ गुजारा करके रात को सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, मिट्टी के चूल्हे पर संजना अपने भाई और माँ के लिए खाना बना रही होती है। इस वक्त उनके घर के बाहर एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकती है। सारे शगुन के तोहफे और शगुन का सामान लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे ही संजना की नजर पार्वती के ऊपर पड़ती है, वो उसे देखकर कहती है, अरे आप यहाँ? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या हो रहा है जी? संजना की माँ मैं हूँ। कहिए क्या बात है? सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरा बेटा अभी कुंवारा है और मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। क्या तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहोगी? दुर्गेश्वरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी पार्वती को देखते ही तरुण अपनी माँ के कान में कहता है, आपको पता है ये कौन है? ये हमारे पूरे शहर के सबसे जानी मानी रईस औरत है, पार्वती ओबेरॉय। इनके जितना अमीर कोई नहीं। आपको दीदी की शादी अमीर घर में ही करनी थी ना, इससे अच्छा रिश्ता और क्या ही हो सकता है। ये सुनते ही दुर्गेश्वरी हैरान रह जाती है। वह पार्वती को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर और कुछ यहाँ वहां से कर्जा लेकर माँ बेटे संजना की शादी अमीर घर में कर देते हैं। बेटी, आज मेरा फर्ज पूरा हुआ और एक अमीर घर में तेरी शादी करने का सपना भी मैंने पूरा कर लिया।
अब तू अपने घर में खुश रहना बेटी, और वक्त वक्त पर अपनी इस गरीब माँ से मिलने आ जाया करना। संजना रोते हुए दुर्गेश्वरी को गले से लगा लेती है। माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे आप सभी की बहुत याद आएगी। दीदी, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। हमेशा खुश रहना दीदी। चलो बहू, गाड़ी में बैठो, चलने का समय हो रहा है। पार्वती के कहने पर संजना गाड़ी में बैठ जाती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। आज से तुम इस घर की बहू हो। इस घर की मान मर्यादा का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पार्वती की बात से संजना को ज्यादा कुछ खास समझ में तो नहीं आता, जिसके बाद अमीर घराने के नौकर संजना का सामान उसके कमरे में रख देते हैं। इतना बड़ा कमरा मेरा है? ये कितना खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से तुम्हारा है। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। चलो मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, खाना नौकर से कहकर कमरे में मंगवा लेना। ऐसा कहकर आयांश मीटिंग के लिए निकल जाता है। संजना को अपने अमीर ससुराल में आकर बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जिस चीज की उसने कभी कल्पना नहीं की थी आज वह उसके पास था। अभी ससुराल में रहते हुए उसे हफ्ता हो जाता है और इतने में उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। काफी दिन हो गए हैं, माँ को देखा नहीं है, आज उनसे मिलकर आती हूँ। संजना तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? क्या कहा? तुम्हें फिर से वही झोपड़पट्टी में जाना है? देखो, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। माँ जी, मेरा मेरी माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा है। इतने दिनों से मैं उनसे मिली ही नहीं। तो क्या हो गया, किसी दिन तुम्हारी माँ को मैं यहीं पर बुला दूंगी, मिल लेना। लेकिन हमारे घर की गाड़ियां इतने छोटे एरिया में नहीं जाएंगी, इससे हमारी बदनामी हो सकती है। ऐसा कहकर पार्वती चली जाती है। ये सुनकर संजना को बहुत दुख होता है कि उसकी सास की नजरों में उसके मायके वालों की हैसियत बिल्कुल नीचे गिरी हुई है। गरीब होना बुरी बात तो नहीं है। जब मुझसे शादी करवानी थी तब तो मेरी सास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर उस जगह पर पहुंच गई थी, और आज मुझे वहां भेजने के लिए तैयार तक नहीं है। ऐसे ही महीना 2 महीना और बीत जाता है और अब संजना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ जी, अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी अमीर गाड़ियां हमारी छोटी सी गरीब बस्ती में जाएंगी और आपकी बदनामी हो जाएगी, तो मैं किराया लगाकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलने दीजिए। देखो बहू, तुम इतनी समझदार हो, यही सोचकर मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई थी। अब उस घर को भूल जाओ, यही तुम्हारा घर है। और हाँ, तुम ओबरॉय फैमिली की बहू हो। वहां जाओगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह छप जाएगा कि तुम कहां से आई हो। लेकिन माँ जी, बस कह दिया ना तो कह दिया, तुम्हें कहीं जाने को नहीं मिलेगा। पार्वती संजना को कहीं जाने नहीं देती। घर पर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होने पर भी पार्वती संजना की गरीब माँ और उसके गरीब भाई को इनवाइट नहीं करती। ये देख संजना को बहुत दुख होता है। एक दिन संजना का भाई तरुण उससे मिलने उसके अमीर ससुराल में आता है। दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है, वो तुम्हें याद कर रही हैं, एक बार आकर उनसे मिल लो। हे भगवान, मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था, लेकिन भाई मैं कैसे जाऊं, मेरी सास मुझे जाने ही नहीं दे रही। अगर ऐसी बात है तो मैं जीजा जी से बात करता हूँ, शायद वो हमारी मजबूरी समझेंगे। तरुण अपने जीजा को अपनी माँ के बारे में बताता है। अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। आयांश अपनी ही गाड़ी में तरुण और संजना को बिठाकर उनकी माँ के पास उन्हें लेकर आता है, जहाँ दुर्गेश्वरी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। बेटी, तुझे देखना ही मेरी आखिरी इच्छा थी। आज तुझे देख लिया, मुझे सुकून मिल गया। अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपका इलाज कराएंगे। आयांश घर से निकलने से पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर चुका था। एम्बुलेंस उसी वक्त आ जाती है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां सही वक्त पर दुर्गेश्वरी का इलाज होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। संजना और तरुण बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसी दौरान आयांश अपनी माँ को बहुत सुनाता है। सिर्फ एक आपकी गलती की वजह से आज उनकी जान जा सकती थी। अरे, आप एक माँ को उसकी बेटी से अलग कर रही हो। कल को अगर कोई मुझे तुमसे जुदा कर देगा तो आपको कैसा लगेगा? ये सब सुनकर पार्वती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है, और उस दिन के बाद से उसके ऊपर कभी भी रोक टोक नहीं करती और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।